नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। तो ये उत्तराखंड स्पेशल का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने 15 से 16 टॉपिक करा दिए हैं। ये और जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो लास्ट के जो कुछ 10-11 टॉपिक है वो मैं इस वाली वीडियो में सेकंड वाली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसमें इंपॉर्टेंटली जो मैं कराऊँगा वो नेशनल पार्क और जो जनगणना वगैरह है वो, और उत्तराखंड के जो प्रमुख त्यौहार है और बजट सर्वे जो है वो, और थोड़ा बहुत जो कर समसामयिकी है जो बचा हुआ था। ऐसे मैंने एक 1 ईयर की कंप्लीट जो है वो करा रखी है प्रीवियस वाली वीडियो में। चाहोगे तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे ये पहले वाले में जो है उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान है, तो मैं क्या करूँगा, एक इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है और साथ में जो है वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो मैं स्टेट वाइज कराऊंगा आपको, स्टार्ट करते हैं, देहरादून से स्टार्ट करते हैं। तो देहरादून में अगर आप देखोगे तो दो मेन, एक तो जो है जो ये तो यहाँ पे जो है संस्था का नाम दे रखा है वन अनुसंधान संस्था, ये भी देहरादून में ही है। और इंदिरा गांधी राजकीय वन संस्था, ये भी जो है उत्तराखंड में है। और मसूरी जो वन्यजीव जो बिहार है वो भी कहाँ है, देहरादून में है। कब बना था ये, 1993 में। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो है सबसे छोटी है, राज्य की सबसे छोटी जो है क्या है, वन्यजीव विहार है। कितनी है, मात्र इसका जो एरिया है वो 10 किलोमीटर स्क्वायर के अराउंड है। और जो अगला है इसमें इम्पोर्टेंट, वो जो है आसन बैराज है। तो आसन बैराज क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तराखंड का केवल एकमात्र रामसर साइड है। तो ठीक है, उत्तराखंड वो देहरादून में इतना ही। आगे चलते हैं उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में दो है, मतलब एक तो दो राष्ट्रीय उद्यान है और एक जो है पशु विहार है। कौन सा है, गोविंद पशु विहार। कब बना था, 1955 में। और अगला जो है वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, 1980 में बना था। तो इसकी मैं वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिटेल में। तो एक बार इस वीडियो को ऐसे रेफरेंस के तौर पर देख लेना, उसके बाद जो है पीडीएफ को रेफर कर लेना, ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से हर बार जो है क्वेश्चन कुछ ना कुछ एक आध का क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीछे यहाँ से पूछता है। तो पूछने का भी जो इसका नेचर होता है वो ये रहता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे जो है दूसरा जो है वो है जो राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान मैंने बता ही दिया। अगला जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये कब बना था, 1989 में। और ये जो है राज्य का सबसे बड़ा क्या है, नेशनल पार्क है। कितना है इसका एरिया, 2390 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो उत्तरकाशी में इतनी ही है। आगे चलते हैं हम चमोली में। तो चमोली में क्या है, चमोली में आपको पता ही होगा, एक तो है फूलों की घाटी वन्यजीव विहार, और अगला जो है दो इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो कौन है, एक तो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा कौन सा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखना कि फूलों की घाटी है, यहाँ से कौन सी नदी बहती है, पुष्पावती नदी बहती है। हो सकता है पूछ ले। और दूसरी चीज़ इसमें दूसरा जो बात है वो यहाँ पे ये याद रखनी है कि ये जो है उत्तराखंड का सबसे छोटा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। 87 स्क्वायर किलोमीटर क्या है इसका एरिया है। तो ये इतना ही है। बाकी जो है रुद्रप्रयाग और चमोली की जो बॉर्डर पे है वो एक जो है वन्यजीव विहार पड़ता है, वो कौन सा है, केदारनाथ वन्यजीव विहार, 1972 में। और ये जो है वन्यजीव बिहार के एरिया में जो है सबसे बड़ा है। कितना एरिया है इसका, 957 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चमोली और रुद्रप्रयाग का इतना हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम पिथौरागढ़ की तरफ। तो पिथौरागढ़ में एक इम्पॉर्टेंट है जो कि आपने नेशनल लेवल पे भी पढ़ा होगा अगर आपने करंट अफेयर देखा होगा, अस्कोट वन्यजीव विहार। तो ये कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो कस्तूरी मृग वगैरह है उनके संरक्षण के लिए जो है केंद्र वगैरह है यहाँ पे। ठीक है, इसको याद रख सकते हो। अगला जो है अल्मोड़ा में। तो ये अस्कोट जो है ये कब बना था, 1986 में बना है। और जो विंसर वन्यजीव विहार है वो कहाँ है, अल्मोड़ा में। स्थापित कब हुआ था, 1988 में। फिर अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो चलते हैं हम चंपावत में। तो चंपावत में स्पेशली ऐसा कुछ है नहीं। तो जो इसमें जो चंपावत और नैनीताल के जो बॉर्डर पे है वो नंदौर वन्यजीव विहार पड़ता है। ये कब बना था, 2012 में, सॉरी। और अब नैनीताल में आ जाते हैं स्पेशली। तो नैनीताल में जो है ये जो दो डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में, क्या कौन सा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर रिजर्व है ये। इसमें इंपॉर्टेंटली याद क्या रखना है कि ये मतलब देश का नहीं, या एशिया का जो है सबसे पहला जो है क्या था, राष्ट्रीय वो नेशनल पार्क था। और अब इसको क्या बोलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले जब ये स्थापित हुआ था तो किस नाम से हुआ था, हेली नेशनल पार्क। और जब स्वतंत्रता मिली थी उसके बाद इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। और 1957 के बाद जिम कॉर्बेट रख दिया गया था इसका नाम। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट याद भी रखना कि जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, प्रोजेक्ट टाइगर कब कब हुआ था, कब कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था, 1973 में। तो ये भारत का जो है उसमें पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया। बस इसमें एक और इम्पोर्टेंटली बन जाता है, हरिद्वार वाले जो रीजन में है,
एक तो है राजाजी वन्यजीव विहार और झिलमिल वन्यजीव विहार, ये दोनों कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में। और इसके बाद जो है इन तीनों राज्यों में, तीनों डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, देहरादून में, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार में कौन सा पड़ता है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो अगले पे ये इसमें जो है वही, इसमें जो है इन्होंने इम्पोर्टेंटली वही जो मैंने बताया था आपको अभी, सॉरी, जो इस वाले में जो इन्होंने बताया है वो वही है कि जो उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है तथा उसमें जो टाइगर रिजर्व की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, तो इसको आप जो है पीडीएफ के थ्रू पढ़ लेना। बाकी मैप में मेरा जो समझाने का मेन जो रीज़न है वो इसलिए है कि अगर आप बार बार मैप देखोगे ना, तो उसमें जब अगर कुछ क्वेश्चन आएंगे सीमाओं से लगे हुए या डिस्ट्रिक्ट से कुछ पूछेगा स्पेशली, तो आप जो है उस क्वेश्चन को ईजिली मतलब टैकल कर लोगे। आप एक दो, अगर 4 स्टेटमेंट है या 4 ऑप्शन है तो उसमें से कम आप 2 एलिमिनेट कर लोगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम उत्तराखंड की जो प्रमुख खनिज है। ठीक है, उत्तराखंड के जो प्रमुख खनिज है, सॉरी ये टाइगर रिजर्व वाले में आ गया है, तो ये उसी में है जो इसकी विशेषता है जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था आपको, ये इसमें वही है कि राष्ट्रीय गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और जो ये जो मैंने अभी बताया था कि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ कहाँ पड़ता है, नैनीताल में स्थित है और जो है सबसे पुराना है। तो ठीक है, ओके, क्या हो गया, सॉरी। तो ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड के प्रमुख खनिज। तो ऐसे तो इसमें स्पेशली कुछ ऐसा क्वेश्चन इधर से पूछता नहीं है, बस यहाँ पे जो जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको, बस एक बार उसको देख लेना। जैसे जो है टिहरी में क्या क्या मिलता है, चूना, चूना पत्थर, जिप्सम, लॉयस, फॉस्फेट, और ऐसी जो है देहरादून में क्या मिलता है और पौड़ी गढ़वाल में क्या मिलता है, ये देख लेना आप इम्पोर्टेंटली। और बस ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप ये याद रख लेना कि जो उत्तराखंड है वो जो है मैग्नेसाइट के जो प्रोडक्शन में है वो देश में नंबर 1 पे आता है। तो मतलब ये जो है इम्पोर्टेंटली है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता भी हो कि जो उत्तराखंड से जो सर्वाधिक जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है या बाहर जो है जो भारत में जो है मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है भारत के अंदर, वो क्या है? वो मैग्नेसाइट है। तो उत्तराखंड जो है संपूर्ण देश में कितना कितने प्रोडक्शन के मामले में कितना है? 59%, मतलब लगभग 60% जो है उत्तराखंड अकेले प्रोडक्शन करता है किसका? मैग्नेसाइट का। और दूसरी जो चीज़ है वो याद रखना कि रिसोर्सेज के मामले में जो है राजस्थान सबसे ऊपर है, तमिलनाडु, फिर उत्तराखंड आता है। लेकिन प्रोडक्शन के मामले जो है उत्तराखंड टॉप पे आता है, किस वाले में? मैग्नेसाइट में। बस इस वाले पॉइंट को आप याद रख लेना, बाकी आप पीडीएफ से थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है, ओके। और इस वाले में भी उतना कुछ खास है नहीं, जो ये उत्तराखंड के जो प्रमुख उद्योग मैंने बताए हैं, तो इसमें आप खाली ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि जैसे जो यहाँ पे जो है देहरादून में सिडकुल है, आईटी पार्क है, डील जो है डीआरडीओ का रिसर्च सेंटर है, डीआरडीओ का ऑफिस भी है वहाँ पे देहरादून में, और ये जो डील है ये अलग से जो है उसका जो है रिसर्च सेंटर है वहाँ पे। और बाकी ये देख सकते हो आप। बस इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना कि जो यहाँ पे जो है नैनीताल वगैरह में जो जो ये वाला है, ये राजकीय स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण जो संस्थान है ये लाल कुआं में है, कहाँ पे? नैनीताल में। और जो उत्तराखंड में अगर आप मतलब देखे भी होंगे, अगर आप उत्तराखंड में रहे होंगे, तो जो दूध एवं दुग्ध पदार्थों का जो आपूर्ति होती है वो आंचल ब्रांड के नाम से की जाती है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आप देखोगे अमूल, मदर डेयरी, तो ऐसी जो है स्टेट में अगर जैसे कुछ भी जो प्रोडक्ट है दूध के, जैसे घी हो गया या दूध है, वो आंचल ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। तो अगला जो है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? जनसंख्या वाला। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रख लेना और बार बार इसको पढ़ लेना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जैसे जो जो इसने कुछ डेटा फैक्ट दिए हैं, बाकी मैं आपको आगे थोड़ा डिटेल में बताते जाऊँगा कि क्या क्या है इसमें। तो जैसे आप देखोगे कि जो सोच मतलब ये दिया है, ये इंडिकेटर है, ठीक है, उत्तराखंड में क्या है और भारत की स्थिति में क्या है। तो कुल जनसंख्या का जो है उत्तराखंड, याद रखना, जो जितनी भी भारत की जो पॉपुलेशन है ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। तो उत्तराखंड में जो है कुल जनसंख्या कितना है? ये 0.83%। ठीक, और एरिया वाइज जो है मैंने एक बार आपको शायद पहले भी बताया था कि कुल एरिया का जो है 1.69% पड़ता है ये उत्तराखंड इसका। तो जो कुल जनसंख्या का जो है 0.83% है भारत की जनसंख्या का। और कुल पुरुष, इतना ये इंपॉर्टेंट हो नहीं जाता, आगे आ जाइए जो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है जहाँ से पूछता भी है, पहले भी पूछा है इसने। जैसे दस की वृद्धि दर जो है उत्तराखंड में जो है राष्ट्रीय स्तर से अधिक है, राष्ट्रीय औसत से। जैसे जो राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 17.77, और उत्तराखंड में कितना है? 18.88। और जो लिंगानुपात है वो उत्तराखंड में जो है अधिक है राष्ट्रीय स्तर से। राष्ट्रीय स्तर पे कितना है? 943, और उत्तराखंड में कितना है? 963।
और शिशु लिंगानुपात ये याद रखना कि शिशु जो लिंगानुपात है वो उत्तराखंड में काफ़ी कम है राष्ट्रीय औसत से। कितना है? 890, और जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? 919। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो कब थी? 1971 से लेकर 81 के बीच में कितनी थी? 27.45। जबकि जो है अभी वर्तमान में कितनी है? 18.8। तो ठीक है। और ये तो थोड़ा फैक्ट ही था कि जो स्टार्ट की थी, जो मतलब इंडिया लेवल पे जो जनगणना है वो किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड मेयो ने। कब? 72 में। और जो संस्थागत रूप से इसका जो रूप दिया था वो किसने दिया था? रिपन ने। और जो 2011 में, आप पूछ सकता है ऐसे, जो 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना थी, जो अब आगे होने वाली है, जो 21 में होने वाली थी, कोरोना की वजह से डिले हो गई है, वो जो है 16वीं होंगी। तो ठीक है। और बाकी याद रखना, जैसे जो उत्तराखंड में जो है मात्र ऐसे 3 जिले हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ऊपर है। कौन कौन है ऐसे 3 जिले? हरिद्वार है, देहरादून है, और यूएस नगर है। यूएस नगर मतलब उधम सिंह नगर। तो इन तीनों में ही जो है कुल उत्तराखंड की 51.91, लगभग 52% जनसंख्या जो है इन 3 जिलों में ही जो है निवास करती है। और ये जो है मतलब जनसंख्या वाइज भी इनका यही है कि जो सर्वाधिक जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम वो कहाँ है? हरिद्वार में है, फिर देहरादून में है, फिर यूएस नगर में है। और जो मिनिमम में है, सबसे कम जो है रुद्रप्रयाग में है, फिर चंपावत में है, फिर बागेश्वर में है। तो आप थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इस मैप में क्या क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। जैसे जनसंख्या घनत्व तो देखोगे आप, तो जो सर्वाधिक है वो कहाँ है? हरिद्वार में। कितना है? 801। और जो सबसे कम है वो कहाँ है? उत्तरकाशी में। कितना है? 41। तो जनसंख्या घनत्व का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप ये मान के चलो ये एरिया है, तो ये 1 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया है, तो इसमें कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, इसको हम जो है जनसंख्या घनत्व बोल देते हैं। तो उत्तरकाशी के सेंस में ये कितना है? ये है 41। और हरिद्वार के संदर्भ में कितना है? 801। और लिंगानुपात भी जो है वो हरिद्वार का सबसे कम है। कितना है? 880। ठीक है। और जनसंख्या न्यूनतम ये तो पता ही है कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। और लिंगानुपात जो सर्वाधिक है वो अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में कितना है? 1139। मतलब ये मान के चलो कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं पैदा हो रही है? 1000 पुरुषों पर जो है यहाँ पे 1139, मतलब 139 महिलाएं जो है अधिक पैदा हो रही है। ये लिंगानुपात का मतलब है यहाँ पे। तो ठीक है, अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। अगला वाला भी जो है जनसंख्या के आधार पर ही है। तो इसमें हम बताते हैं आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ठीक है, जैसे आप देखोगे मतलब यहाँ पे जब भी क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड पीसीएस, तो वो पूछता है उत्तराखंड और भारत के संदर्भ में जोड़ के पूछता है। जैसे ग्रामीण जनसंख्या जो है उत्तराखंड में कितनी है? लगभग 70 के अराउंड है। और जो भारत में है वो कितनी है? 68 के अराउंड। तो मतलब कुल मिला के ये मान के चलो कि ये उत्तराखंड में अधिक है ग्रामीण जनसंख्या, किससे? भारत के औसत से। और जो शहरी जनसंख्या है वो कम है भारत के संदर्भ में। भारत में जो है ये 2011 के आंकड़े हैं, 31.2% है। और जो वो उत्तराखंड में है वो 30 के आसपास है। जनसंख्या घनत्व 189 है उत्तराखंड का। और पूरे भारत लेवल पे कितना है? 382। और पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 78.88 है। और जो भारत में है वो कितनी है? 74 के आसपास है। और जो पुरुष साक्षरता है वो यहाँ पे जो है 87% है। और जो भारत लेवल पे वो 82% है। और महिला साक्षरता जो है 70 है, और यहाँ पे जो है 65 है। तो मैक्सिमम याद रख लेना कि जो महिला साक्षरता है वो कहाँ पे है? देहरादून में। कितना है? 78% है। और जो मिनिमम है उत्तरकाशी में मात्र 62%, जो कि जो है औसत से भी कम है, क्योंकि जो राष्ट्रीय औसत पे है वो कितना है? 65। तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं अब। जैसे जो अधिकतम जो साक्षरता जो अधिकतम है वो कहाँ है? देहरादून में है। ऑल ओवर में कितना है? 84.25। तो साक्षरता के क्षेत्र में कौन कौन है? सबसे आगे जो है देहरादून है, फिर नैनीताल है, फिर चमोली है। ये मैंने इस वाइज लिखा भी है यहाँ पे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 84.25 है। और नैनीताल में ये 83 के अराउंड है। और जो चमोली है उसमें 82 के अराउंड है। और उसके बाद जो है शहरी जनसंख्या, आप देख सकते हो कि शहरी जनसंख्या जो अधिकतम कहाँ है? उत्तराखंड में। लगभग 55 से 56% के अराउंड जो है यहाँ पे जो है शहरी जनसंख्या है। ठीक है। और जो साक्षरता है वो देख लेना कि साक्षरता जो सबसे कम है वो कहाँ है? यूएस नगर में। कितना है? 73। उसके बाद कहाँ पे है? हरिद्वार में। उसके बाद उत्तरकाशी में। ठीक है। और सबसे कम जो शहरी जनसंख्या है वो कहाँ पे है? बागेश्वर में। मात्र 3 से 4% के अराउंड है। ठीक है। अगला जो अब आ जाते हैं, ये भी जो है जनसंख्या पे ही आधारित है। और इसमें जो है हम मेनली क्या बात करेंगे, जो
साक्षरता या शहरी और जो SC ST जो क्षेत्र हैं उनकी जो जनसंख्या है और कितनी क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो है ग्रामीण स्तर पर जो साक्षरता है वो कितनी है, उत्तराखंड में 84 के आसपास है और भारत स्तर पे जो है 67 के आसपास है। और जो शहरी साक्षरता है वो कितनी है, 76, और यहाँ पे कितनी है, 84। ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो है ग्रामीण स्तर पे जो है उत्तराखंड में अधिक साक्षरता है औसत भारत की तुलना में, जबकि जो शहरी क्षेत्र में जो साक्षरता है यहाँ पे जो मेन रीज़न ये है ना कि उत्तराखंड में कि जो गांव क्षेत्र में जो है लोग तब तक पढ़ते हैं और जो गांव से जो बाहर निकल जाता है वो ज़्यादातर जो है रोज़गार की तलाश में निकलता है। तो शहर में जो है वो काम की तलाश में ज़्यादा निकलता है, ऐसे वो पढ़ाई को जो है कम महत्व देता है, क्योंकि जो है जो पलायन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र में उतने जो है रोज़गार के संसाधन उपलब्ध नहीं है। और जैसे आप देखोगे कि जो ये अनुसूचित जाति है SC, इनकी जो है टोटल पॉपुलेशन कितनी है, लगभग जो है 18 के अराउंड 18%, और औसत लेवल पे जो है राष्ट्रीय स्तर पे 16% के आसपास है। और ST की जो है वो 2.89% है और राष्ट्रीय स्तर पे कितनी है, 8.6। ठीक है, तो याद रख लेना जैसे यहाँ पे लिखा, जो मैंने मार्क भी किया है कि जो SC की जो सबसे अधिक संख्या है वो कहाँ पे है, हरिद्वार में। और परसेंटेज वाइज अगर बात करेगा तो ये बागेश्वर में आ जाता है। ठीक, और ST की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कहाँ पड़ती है, US नगर में। और जो सबसे कम ST की जनसंख्या है वो कहाँ पड़ती है, रुद्रप्रयाग में। परसेंटेज वाइज पूछेगा तो टिहरी है। और बाकी जो यहाँ पे जो है उत्तराखंड की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, लगभग 70 के अराउंड ग्रामीण है और मात्र जो है 30% नगरीय है। ये मैंने प्रीवियस डेटा में बता दिया आपको। अब बस यहाँ पे याद रख लेना कि जो उत्तराखंड में जो है मेनली जो है पाँच जो है ST कम्युनिटी है, कौन कौन सी है, जौनसारी है, थारू है, भोटिया है, बुक्सा है और राजी है। तो इन सबको जो है 69 में जो है दर्जा 1967 में जो है दर्जा दिया गया था, किसका, ST का। और जो मैक्सिमम है इनमें किसकी जनसंख्या है, थारू की, और जो मिनिमम है वो किसकी है, राजी की। ठीक है, और उत्तराखंड का जो है प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। एक ओवरव्यू आइडिया ले लेते हैं कि अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप टैकल कर लो। तो ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला जो त्यौहार है वो फूलदेई है। तो फूलदेई जो है इसमें मेनली क्या होता है कि जो बच्चे वगैरह होते हैं, यंग लड़के या लड़कियां जो है इकट्ठा होकर क्या करते हैं कि फूल वगैरह जो है बीनते हैं। बसंत ऋतु में ये मनाया जाता है। और उसके बाद जो है ये घर घर जाके जो है आगे जो है फूल बिखेर देते हैं उनके आंगन में, और उनके बदले में जो है अनाज प्राप्त करते हैं, और मतलब दूर जाके कहीं गांव या जंगल में जाके जो है उसको जो है पकाते हैं और खाते हैं। और ठीक है, और जो अगला है वो कुंभ मेला है। कुंभ मेला तो पता ही है आपको, हरिद्वार में लगता है, सबसे बड़ा वो है। और घी संक्रांति। ठीक है, ऐसा मतलब यहाँ पे माना जाता है, कब मनाया जाता है, मिड सितंबर में मनाया जाता है। ठीक है, और हरेला हरेला इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछते भी कि हरेला जो है किस स्टेट का जो है पर्व है, तो ये जो है उत्तराखंड का है। मेनली जो है ये कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है और इसका जो पर्यावरण में तो अधिक है, क्योंकि अब जो है इसको जो है पर्यावरण से जोड़ के देखा जाता है। और जो है इस जब ये पर्व होता है तो यहाँ इस पर्व के दौरान जो है वृक्षारोपण किया जाता है। और जो बिशु मेला है वो जौनसारी कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है, देहरादून के चक्राता क्षेत्र में। अगला जो है चंचरी कंडाली या PDF देख लेना, इतना कुछ खास है नहीं इसमें। बस एक और याद रख लेना, जैसे ये जागड़ा है, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड है तो ये याद रख सकते हो। ये महासू देवता का त्यौहार होता है, स्नान के अवसर पर जो है भाद्र मास में ये मनाया जाता है। और एक दूसरा होता है नुड़ाई। नुड़ाई भी जो है जौनसार बावर क्षेत्र में मनाया जाता है। ये सामान्यतः तब मनाया जाता है जैसे जो चरवाहे होते हैं भेड़ वगैरह के, वो जाते हैं और जब ये वापस लौटते हैं तो उनके स्वागत में ये नुड़ाई मनाई जाती है। ठीक है, अब जो उत्तराखंड की जो प्रमुख योजना है उनको देख लेते हैं। जैसे कुछ तो मैंने जो करंट अफेयर में जो थी एक साल में न्यूज़ में उनको मैंने करा दी है। इसमें कुछ ऐसी है जो पुरानी है, लगभग 1 डेढ़ साल पुरानी है, तो उसको मैं इसमें कराता हूँ आपको। जैसे जब सबसे पहले जो है गौरा देवी कन्या धन योजना। इसमें क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग में जब जन्म के समय तो जो है 11,000 दे दिए जाते हैं जब बच्ची का जन्म होता है। और उसके बाद जो है 12th पास जब बेटी कर लेती है तो उसको जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है 52,000 दिए जाते हैं। तो ये याद रखना, गौरा देवी कन्या धन योजना। फिर जो घसियारी कल्याण योजना है, ये 2023 जो 2023-24 का जो बजट था उसमें जो है इसका जो है उल्लेख किया गया था घसियारी कल्याण योजना में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो जो पहाड़ी महिला हैं वो दूर दूर तक जो है, जैसे पहाड़ वगैरह हो गए तो दूर दूर तक जो है घास लेने जाती है। तो जब घास लेने जाती है तो उनको जो है जंगली जानवरों का खतरा रह जाता है या गिरने वगैरह का खतरा रह जाता है। तो इसी समस्या को जो कम करने के लिए जो है उत्तराखंड सरकार ने ये योजना चलाई है, और इसके तहत जो है सरकार जो है चारा उपलब्ध कराएगी महिलाओं को।
और इसी प्रकार जो मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसी को लागू किया गया है। बस इसमें एक चीज़ याद रख लेना कि जो आय जो है, ब्याज मुक्त लोन तो उसमें देते हैं, लेकिन जो सालाना जो आय है वो 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंचाने का प्रयास है। यहाँ पे ये प्रति माह पूछ सकता है, प्रति माह नहीं, सालाना आय है कि सालाना आय जो महिलाओं की है वो 1 लाख से ऊपर पहुंचाने का इसमें उद्देश्य है। अगला जो है उत्तराखंड वृद्धा पेंशन योजना है। इसमें कुछ खास है नहीं, आप जो है पीडीएफ से अगर चाहोगे तो पीडीएफ को रेफ़र कर सकते हो। ये भी ऐसे ही है, ये भी ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करा दूंगा, बाकी आपको अगर पढ़ने का मन हो तो पीडीएफ देख लेना। फिर अगला भी है, अगला जो उत्तराखंड RS1 टैप वाटर कनेक्शन। तो ये जो है प्रदेश, मतलब ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है कि 1 रुपये में जो है पानी उपलब्ध कराने, कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये उत्तराखंड सरकार की योजना है। अगली जो है एकल महिला स्वरोजगार योजना है। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। ये पिरूला लाओ पैसा पाओ अभियान, ये तो मैंने प्रीवियस ईयर में करा ही दिया था, प्रीवियस वीडियो में, सॉरी। और जो ये है मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी योजना, बस इसमें ये याद रखना कि जो पहले जो है 8 से 14 साल के खिलाड़ी के लिए था, लेकिन अब जो ये 15 से 23 साल के लिए भी कर दिया गया है। और जो मासिक जो देगी सरकार, वो 2,000 रुपये मासिक प्रोत्साहन देगी खिलाड़ियों को। और इम्पहरी जो योजना है, ये किसके लिए चलाया गया है? ये पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए चलाया गया है। इसका मेन जो उद्देश्य है, और राज्य में जो पलायन हो रहा है ना, उनको रोकना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जो बॉर्डर के आसपास के जो एरिया है ना, जैसे ये चाइना से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो है पूर्व सैनिकों को बसाने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है इनको प्रोत्साहन दे रही है। इसमें जो है सेंटर भी जो है राज्य की हेल्प कर रही है। ठीक है, महालक्ष्मी योजना, ठीक है, ये मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना याद रख लेना, क्योंकि ये कोविड के बाद जो स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या होता है कि अगर किसी के माता पिता गुजर जाते हैं और वो बच्चा जो है बेसहारा हो जाता है, तो उसके लिए जो है बच्चे को जो है 3,000 प्रति माह रुपये दिए जाएंगे राज्य सरकार के द्वारा। कब तक दिए जाएंगे? 21 साल तक की आयु तक। ठीक है, अगला जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक वो जो है उत्तराखंड का जो है GI टैग। तो ये जो है वह थोड़ा मतलब काफ़ी वास्ट है, क्योंकि इसमें जो है 27 उसको जो है ऐड किया गया है, 27 चीज़ों को। तो इसमें एक एक करके तो सबको याद नहीं किया जा सकता है। बस एक बार इनसे गो थ्रू हो लेना कि अगर वहाँ पे ऑप्शन दिख जाए तो आप उसको जो है आसानी से टिक आउट कर सको। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये रख लेना, ये शायद दिसंबर 2023 की बात है, जब उत्तराखंड जो है एक मात्र देश का पहला ऐसा राज्य बना था जिसको जो है एक दिन में 18 GI टैग मिले थे। टोटल कितने उत्तराखंड में याद रख लेना, 27 है। और ठीक है, बाकी ये जो है एक एक करके आप थोड़ा बहुत PDF देख लेना। ठीक है, ओके। और इसमें बस एक चीज़, दूसरी चीज़ जो याद रखना, वो रमान जो ये रमान या मुखौटा है, तो ये नृत्य शैली है। तो जो रमान में जो है जो ये फोल्क डांस है, और इसको जो है यूनेस्को की लिस्ट, कौन सी, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जो है 2009 में शामिल किया गया है इसको। ये चीज़ को याद रख लेना। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जो GI टैग है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। अब इसमें जो उत्तराखंड का बजट है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उत्तराखंड के बजट में आपको याद क्या रखना है, एक तो जो है कितनी राशि है कुल मिला के, पूछ सकता है कि कितना का है। तो ये लगभग जो है 89,000 के करोड़ के आसपास है। तो कितना है, 89,230 करोड़ का है। और जो वृद्धि है वो कितने की है, 15.27 की। बाकी जो ये व्यय है ये याद रख लेना। बस ये वाला इंपॉर्टेंट थोड़ा पॉइंट याद रख लेना कि जो राजस्व है आदि के, जो मतलब का राजस्व जो आदि के है वो कितना है, GSDC के जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संदर्भ में कितना है, 1.2% है। ठीक है, और जो राजकोषीय घाटा है और जो FRBM एक्ट है उसके तहत उसकी जो सीमा है कितनी है, 3%, उसके अंतर्गत ही है। कितना है अभी, 2.39%। और जो ये है ऋण जो है लोन GSDP के परसेंटेज में कितना है, कि जो सीमा है वो कितनी है, 32.8% है। और जबकि उत्तराखंड का भी कितना है, 24.24। तो ये जो है FRBM एक्ट के तहत, FRBM एक्ट के सीमा के भीतर है। बाकी जो है इम्पोर्टेंटली ये याद रख लेना कि जो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक जो जहाँ से जो है पैसा आता है वो सर्वाधिक कहाँ से आता है, लोक ऋण से आता है। कितना, 31.25। और स्वयं का जो कर राजस्व है उससे आता है। और जो केंद्र का अनुदान है इसको जो है ये तीसरे नंबर पे है। ये याद रख लेना कि पूछ सकता है कि जो क्रम वाइज पूछ सकता है कि सर्वाधिक कहाँ से आता है, तो लोक ऋण से सर्वाधिक आता है, उसके बाद स्वयं का कर राजस्व है, फिर केंद्र के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है। और बाकी जो है रुपये ज़्यादा कहाँ है,
इसको याद रख लेना कि सर्वाधिक जो रुपये है वो जो है वेतन एवं भत्ते में जाता है, ठीक। और उसके बाद जो है वो जाता है अन्य खर्च में, 22.55% है। और उसके बाद जो है निवेश ऋण में जाता है। निवेश ऋण में कितना जाता है? 22.4243%, ठीक है। बाकी ये याद रख सकते हो कि अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि दर है, मतलब सामने तो जो क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड पीसीएस, वो जो है, जो मैंने पहले बताया आपको, जो उत्तराखंड और भारत के संदर्भ में पूछता है। तो जैसे जो है वर्ष 2023-24 के लिए जो है उत्तराखंड की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि दर थी वो 7.58 थी, और जो भारत लेवल की थी वो 7.3 थी। और 2022-23 में जो है 7.63 थी, और भारत स्तर पर कितनी थी? 7.2। तो कुल मिला के जो है भारत की जो है दोनों वर्षों में 22 और 23 में जो है भारत की औसत आर्थिक वृद्धि से अधिक रही है इसकी जो आर्थिक वृद्धि दर थी, ठीक है। और उत्तराखंड में ये प्रथम, ये देख लेना, तो ये भी थोड़ा बहुत पूछ सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है कराने का ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट जो है फैक्चुअल है। तो इसको आप जो है पीडीएफ से कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी होने का कोई मतलब नहीं है। इसको आप टेलीग्राम में मैं पीडीएफ डाल दूँगा, वहाँ से अपलोड कर लेना, ये वाला भी। बस खाली इसको एक बार पढ़ लेना, ताकि जो है आपको जो है वहाँ पे जो क्वेश्चन टैकल करने में आसानी हो। और अगला जो है समसामयिकी में, मतलब बाकी तो मैंने 1 ईयर का कराया ही है, इसमें जो कुछ छूट गया था वो याद रख लेना। एक तो बॉम्बी बकेट जो ऑपरेशन है वो किसने चलाया है? वायुसेना ने चलाया था, भारतीय वायुसेना ने। कहाँ पे चलाया था? नैनीताल के जो जंगल में जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए ये चलाया है। और दूसरा एक ऑपरेशन और है, ऑपरेशन मर्यादा। ये उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है। कहाँ? जो केदारनाथ जो धाम यात्रा होगी उसको जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए। और एक दो चीज़ याद रख लेना। दूसरा जो प्रयाग पोर्टल है वो उत्तराखंड युवा महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने जो है लॉन्च किया है। और बाकी जो ये चीज़ है, कौन सी? पैच रिपोर्टिंग ऐप। तो पैच रिपोर्टिंग ऐप भी, ये भी याद रखना कि उत्तराखंड सरकार के जो अभी जो वर्तमान जो सीएम है उनके द्वारा जो है लॉन्च की गई है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो सड़कों में जो है गड्ढे बन जाते हैं, तो उसके तहत जो है आप रिपोर्ट कर सकते हो, और जो है वहाँ पे जो है उसको जो है तुरंत जो है जो पैच होगा सड़क में हुआ है उसको जो है रिपेयर कर दिया जाएगा, गड्ढे को उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। और बाकी राज्य में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो उत्तराखंड सरकार ने जो नेम सूरी में क्या है, नक्षत्र सभा नाम से जो है अपनी तरह का एक एस्ट्रो टूरिज़्म स्थापित करने की जो है योजना बनाई है, ठीक है। बाकी इतना कुछ इसमें खास है नहीं, बस ये याद रखना कि जो उत्तराखंड के जो पुलिस महानिदेशक है अभी कौन है? अभिनव कुमार। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो मैं कुछ कुछ पढ़ूंगा अभी, उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है वो बची हुई है, तो उसको जो मैं क्लिप्स फॉर्म में जो है पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, और उसमें थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा, ताकि जो है आपको जो है उसको जो पढ़ने पीडीएफ पढ़ने में आपको इंटरेस्ट हो। थैंक यू दोस्तों।